बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिर इमरान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 दैट इंक्लूड्स थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल एक्विलिब्रियम। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज at equilibrium concentration of reactants and products are constant, different, maximum और equal। बेटा तीन ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी बात करूं इस पर, तो एक्विलिब्रियम पर याद रखिएगा, एट एक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर रेट इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन of reactants and concentration of products becomes constant। अब बेटा कांस्टेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कंसंट्रेशन सेम हो। यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ग्राफ में देखें एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। एक्विलिब्रियम का ग्राफ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं। तो ग्राफ में आपने देखना है कि जब ग्राफ आपके पास टाइम एक्सिस यानी यहां पर एक्स एक्सिस के इक्वल हो गया है, इसके पैरेलल हो गया है, तो वहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। यानी जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के इक्वल हो गया है तो वहां पर वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी ली जा रही है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। सो पहले ग्राफ में इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इसमें अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड ग्राफ में देखेंगे तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और थर्ड में आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल। यानी ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा भाई? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर किसी एक्सप्रेशन वेरी स्मॉल हो तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? बेटा अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। केसी की वैल्यू बहुत कम का मतलब ये है कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है वो बहुत स्लो है और रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट है। यानी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो द रिएक्शन मिक्सचर लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिएक्टेंट्स, अगेन ये वही बात हो गई। प्रोडक्ट्स आर हाईली अनस्टेबल। यस, प्रोडक्ट्स अगर हाईली अनस्टेबल हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़ी मुश्किल से जाएगा, बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, उसकी स्पीड फॉरवर्ड में कम होगी और रिवर्स में ऑब्वियसली फिर ज्यादा होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये वाली बात इनकरेक्ट है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। 0.1 मोलर अगर एसिड का कंसंट्रेशन हो और 0.01 मोलर अगर सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन हो, अगर pKa वैल्यू आपको गिवन है। बेटा इसमें आपको एंडरसन इक्वेशन यूज करनी है। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा pKa हमारे पास मौजूद है दैट इज 4.74। यहाँ पे समटाइम Ka लिखा होता है तो ख्याल रखिएगा उसको pKa में कन्वर्ट कर लेना है, प्लस लॉग ऑफ साल्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास है जी 0.01 और एसिड का कंसंट्रेशन है जी 0.1। बेटा इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ, बेटा इसको खत्म करो पॉइंट को तो नीचे 100, इस पॉइंट को खत्म करो तो ऊपर 10, तो ये आ जाएगा 1/10 यानी 10⁻⁻1 और 4.74। इसको मजीद सॉल्व कर लें तो ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ जाया करता है, तो माइनस लॉग 10 और लॉग 10 हमारे पास क्या होता है दैट इज 1। सो 4.74 माइनस 1 मींस 3.74 इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, इसमें केसी एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन वी इंटू ए माइनस एक्स। बेटा रिएक्शंस हमें गिवन है और इनमें से चूज करना है कि ये केसी एक्सप्रेशन यहाँ पे किस रिएक्शंस के लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप देखिए इस केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो फटाफट आपको इस एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। सबसे पहले देखिए कि अगर केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि रिएक्शंस के अंदर अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हैं तो वहां पर वॉल्यूम के फैक्टर को तो कैंसल्ड आउट हो जाना है। लेकिन हमारे पास केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद है, लिहाजा चार्ली और डेल्टा जो हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है और ना ही ये पॉसिबल है। अब आते हैं ए और बी की तरफ। अब याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा है देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा केसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन नीचे होता है। अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हैं तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम का फैक्टर होगा उसको ऊपर चले जाना है, यानी वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम जो है फैक्टर वो न्यूमरेटर में राइज होगा, न्यूमरेटर में राइज होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं तो फिर वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में होगा, यानी बटे के नीचे होगा। न्यूमरेटर मतलब बटे के ऊपर होगा और डिनोमिनेटर मतलब बटे के नीचे आएगा। यहां पर चेक कीजिए बेटा, अल्फा ऑप्शन देखें। अल्फा ऑप्शन में 2NO2 है और N2O4 हमारे पास बन रहा है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन रहा है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें बेटा देखें हम अगर इसमें केसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास है जी एक्स मोल्स। मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। 2NO2 gives N2O4। बेटा अगर मैं इसको कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास x मोल्स बनने हैं व्हेन टाइम इज t सेकेंड, और इसको वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर पर डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास बनेगा a माइनस 2x अपॉन v। तो अगर मैं इसको केसी एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, केसी हमारे पास क्या आएगी N2O4 अपॉन NO2 का स्क्वायर। बेटा N2O4 हमारे पास x अपॉन v है, जबकि NO2 जो है वो a माइनस 2x अपॉन v और इनका स्क्वायर भी है। ये देखें बेटा ये वाला वॉल्यूम यहाँ इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर और फिर ये वॉल्यूम का फैक्टर यहाँ से ऊपर चला गया। तो जब आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हैं तो वॉल्यूम का फैक्टर विल अपीयर इन न्यूमरेटर यानी बटे के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जरा, बटे के नीचे है और रिएक्टेंट्स के मोल्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, तो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल होगा अगर इसकी आप कैसी एक्सप्रेशन बनाएं तो ये x अपॉन v, ये भी x अपॉन v और ये बनेगा a माइनस x अपॉन v। तो ये x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सबसे ऊपर, x स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर बटे a माइनस x अपॉन वॉल्यूम। बेटा ये वाला एक इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये x स्क्वायर अपॉन v इंटू a माइनस x। बेटा मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी MCQ को डायरेक्ट देखना है तो आप सिर्फ ये इस चीज को देखें, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है बस इस पर गौर करें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर हैं तो वॉल्यूम का फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर हैं तो वॉल्यूम को न्यूमरेटर में जाना है, जबकि इसमें डिनोमिनेटर में है। तो इसके लिए सिर्फ बीटा ऑप्शन पॉसिबल
फेवरेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो वॉल्यूम का फैक्टर डिनोमिनेटर में जाएगा और एक्सप्रेशन में भी डिनोमिनेटर में है। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि इसको कैसे करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे छोटी सी आपको मेंशन कर दूं कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है इसको कैसे लिखते हैं। तो ये आपके पास आ गए जी 204। जब बेटा आपके पास टाइम 0 सेकंड होगा तो इसके लिए मोल्स आप लेंगे, इनिशियल मोल्स ए लेंगे और इसके लिए लेंगे 0। और जब जब टाइम आपका t सेकंड कुछ टाइम गुजर जाएगा तो a माइनस, बेटा इसके कितने मोल्स खर्च हो रहे हैं 2 मोल्स, तो इसको a माइनस 2x लिखा जाएगा और इसको इसके 1 मोल बन रहा है तो इसको हम जनरली x लिखेंगे। अब इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन आप डिवाइड कर देते हैं इनको रिएक्शन ऑफ वॉल्यूम मिक्सचर। इस तरह से मैंने ये इसको फाइंड आउट किया है और बनाया है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बात नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगी। याद रखना है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट के एसपी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो ये प्रेसिपिटेशन फेवरेबल होती है। प्रेसिपिटेशन फेवरेबल। तो अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये सुपर सैचुरेटेड होता है। इस तरह से अगर ये इक्वल है तो इसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर ये कम है आयनिक प्रोडक्ट तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। प्रेसिपिटेशन सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में फेवरेबल होती है। चार्ली इज करेक्ट। सो नेक्स्ट, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आप के सी अगर लिख लें बेटा, ये सी ये आपके पास सिस्टम है, स्क्वायर डी एज इट इज आएगा, देन ए का आपके पास स्क्वायर बनेगा, एक्सपोनेंट 2 आएगा और बी एज इट इज। बेटा अगर इसकी वैल्यूज देख लो तो सी आपके पास है जी 3 और इसका स्क्वायर भी है तो 9 इंटू डी 0.6 अपॉन ए का आपके पास 2 का स्क्वायर है तो ये 4 बनेगा इंटू बी आपके पास है जी 1.0। ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 तो ये 9 अपॉन 8 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो चार्ली इज करेक्ट। Oxidation of SO2 by O2 to form SO3 is an exothermic reaction। बेटा ये हमारे पास इसकी आप सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें जो इसकी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है। The production of SO3 will be maximum। SO3 कब मैक्सिमम होगा हमारे पास, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ SO3 डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज डिक्रीज्ड। ली चैटलेट प्रिंसिपल लगाएंगे, अगर SO2 का कंसंट्रेशन कम करें तो भी रिएक्शन वापस आएगा SO2 को बनाने के लिए, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें। यस, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ानी है, यील्ड बढ़ानी है तो लो टेम्परेचर पर ये ज्यादा फेवरेबल होते हैं, यानी टेम्परेचर को कम करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, यूनिट्स ऑफ केसी। बेटा आपने याद रखना है कि जो यूनिट्स ऑफ केसी हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर अनइक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के तभी पॉसिबल होते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो तो कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। और इसको यूनिट्स को फाइंड करने का फार्मूला आप लिख लें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक्सपोनेंट डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फाइंड करें और उसको यहां पर पुट कर दें, सॉल्व हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल हैं, सो नो यूनिट।
बेसिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटा बेसिक बफर बनाने के लिए आपको वीक बेस चाहिए होती है और उसके साथ सॉल्ट चाहिए उसी बेस का विद अ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और हमें इसके साथ इसका सॉल्ट चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ सॉल्ट बनाएं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो हमें ये सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है, ये हमारे पास बेसिक बफर तैयार हो जाएगा। तो इसमें लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि वीक बेस ले लिया। बफर एक्शन के अंदर आप इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं कि वीक बेस हम क्यों लेते हैं यहाँ पर। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच हैंडरसन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। बेटा इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? तो आपको याद रखिए कि pH जो है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। बेटा इसकी मैं और भी फॉर्म्स लिख रहा हूं, जितनी पॉसिबल हैं वो लिख देते हैं। तो pH इक्वल्स टू pKa, अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दें तो लॉग के बाद वाली जो क्वांटिटी होती है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी, तो एसिड ओवर साल्ट लिख सकते हैं। इस तरह से ये वाली अगर आप अगर इक्वेशन लें तो pKa अगर साइड पे रखना चाहें तो इसको इधर लेके जाओ, तो pH माइनस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड ये भी लिख सकते हैं। एक और भी फॉर्म आप बना सकते हैं, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ, बेटा साल्ट की जगह पर आप कॉन्जुगेट बेस लेते हैं तो बेस भी लिख सकते हैं, तो ये एसिड, ये भी फॉर्म बन सकती है, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा। अब इसमें से देखें कौन सी करेक्ट नहीं है। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड बिल्कुल ठीक है। pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग एसिड ओवर साल्ट ये भी ठीक है। pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग साल्ट ओवर एसिड ये गलत है। pH इज इक्वल टू pKa, यहाँ पे प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड होना चाहिए। तो pKa इज इक्वल टू pH माइनस pK इज इक्वल टू pH, ये इसको इस तरफ लेके जाएं तो ये भी बात ठीक है। सो हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा भाई? ओह माय गॉड, करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगा। ओके जी, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज सप्रेस्ड बाय। बेटा इसकी सप्रेशन किससे कर सकते हैं आप? तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। KClO3 को आयोनाइज करो, पोटेशियम आयन प्लस क्लोरेट आयन, इसमें क्या ऐड करूं कि ये सप्रेस हो जाए? बेटा कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को सप्रेस करना चाहते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, दैट मस्ट एंड दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव अ कॉमन आयन। बेटा अगर हम NaNO3 लें तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें मिलेगा सोडियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन, कोई भी कॉमन आयन नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें ऐड कर दें KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को, तो हमारे पास कॉमन आयन इसमें पोटेशियम आयन है। तो पोटेशियम आयन कॉमन आयन है, यानी पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन KClO3 की बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 विल बी सप्रेस्ड। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Certain buffer solution contain equal concentration of X negative halide ions and HX। Ka वैल्यू इसके लिए हमें गिवन है, तो इसका अगर बेटा pKa निकाल लो तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁻8 सॉल्व करें तो ये +8 आ जाएगा। तो pH आपने फाइंड करनी है, तो बफर की pH क्या है? pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, और ये साल्ट को भी रिप्रेजेंट करती है।
अगर इन दोनों का, इसका और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल लिया जाए तो pH वुड बी इक्वल टू pKa, क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल लिया तो log 1 आएगा और log 1 0 होता है, तो pKa हमारे पास 8 ही है, तो pH वुड बी इक्वल टू 8, सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास सॉल्यूशन है, सम साल्ट NaCl ऐड किया है तो AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, यानी ये इसकी जो आयोनाइजेशन है ये रिवर्स हो जाएगी, ये रिएक्शन रिवर्स में चल पड़ेगा। तो कैसे? बाय एडिंग NaCl, तो ये क्लोराइड आइन है, कॉमन आइन है, तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। कि कौन सा इफेक्ट है? दैट इज कॉमन आइन इफेक्ट। What will be the pH of solution of NaOH with concentration of 10⁻⁻3? बेटा NaOH को आयोनाइज कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन। pH इसकी हमें फाइंड करनी है। अगर कंसंट्रेशन 10⁻³ हो, सोडियम आइन भी 10⁻³ और हाइड्रोक्सल भी 10⁻³ तो POH आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आइन, दैट इज नेगेटिव लॉग 10⁻³ -3 स्टार्ट में आएगा तो +3 log 10, यानी POH हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आएगी। और हमें फाइंड करनी है pH, एंड वी नो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। हमें फाइंड करनी है pH, तो 14 माइनस POH कितनी आई है? दैट इज 3, तो ये बन गया बेटा 11, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। The value of solubility product depends only on, बेटा solubility product जो है KSP, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। बेटा KC केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लो या KSP की बात कर लो या KW की बात कर लो, तो ये डिपेंड करते हैं ये सारे कांस्टेंट, इवन Ka, Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सो अल्फा इज करेक्ट। Value of equilibrium constant Kc for a reaction is 10⁻13 at 2000 degrees Celsius. Calculate the value of Kp for the reaction. तो बेटा हमारे पास Kp और Kc का क्या रिलेशन होता है? Kp is equal to Kc into RT की पावर डेल्टा n। बेटा where delta n is number of moles of product minus number of moles of reactants, इस इक्वेशन के अंदर, इस रिएक्शन इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स सेम है, सो डेल्टा n की वैल्यू 0, तो Kp वुड बी इक्वल टू Kc। तो जितनी वैल्यू हमें Kc की गिवन है वही वैल्यू Kp की होगी, यानी चार्ली इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें 0.2 मोल हाइड्रोजन गैस के और 0.1 मोल आयोडीन गैस के आर हीटेड, यानी ये इनिशियल मोल्स की बात कर रहे हैं। यानी वी हैव टेकन इनिशियली 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.15 मोल्स ऑफ आयोडीन, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमें मिले हैं 0.26 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम इसके इनिशियल मोल्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 0.15 हैं, सॉरी 0.20, आयोडीन के 0.15, और हाइड्रोजन आयोडाइड के इनिशियल मोल्स की बात नहीं हुई, तो ये हम टाइम t पर क्या लिखेंगे? जब टाइम 0 सेकंड होगा तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो ये 0.20 माइनस x हो जाएगा, ये हमारे पास 0.15 माइनस x हो जाएगा, और ये हमारे पास 2x आ जाएगा। बच्चों इसकी इक्विलिब्रियम वाली हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो 2x वुड बी इक्वल टू 0.26, x फाइंड कर लें तो 0.13, x की वैल्यूज यहां पुट करें तो यहां से आएंगे आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स 0.20 माइनस 0.13, और यहां पे वैल्यूज फाइंड पुट कर दें x की तो 0.15 माइनस 0.13। बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? ये बनेगा जी 0.02 और ये बनेगा 0.07। अब जस्ट वैल्यूज प्लेस कर देनी है।
2x ये एक्विलिब्रियम वाली है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के एक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने हैं 0.26, तो इसको पुट करते हैं 0.26 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन तो लिखना आता है ना, तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे 0.26 का स्क्वायर आ जाएगा। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमारे पास हैं 0.07, आयोडीन के कितने हैं 0.02, पुट कर दें, चार्ली इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कौन सी बात यहां पर करेक्ट है। टेम्परेचर की बात की गई है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। यस, बिल्कुल ये बात ठीक है, चार्ली इज करेक्ट। मैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ली-चैटलियर प्रिंसिपल में एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्लस टेम्परेचर का फैक्टर, इसमें हीट ऐड होगी, यानी टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं एंडोथर्मिक के लिए, यहां पे हीट ऐड होगी और ये बन रहा है प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक में चूंकि हीट ऐड होनी है इसलिए टेम्परेचर को मैंने रिएक्टेंट साइड पर लिख लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको राइज करता हूं तो ली शेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो केसी एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में केसी विल इंक्रीज। इसी तरह से अगर मैं एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और साथ में हीट रिलीज होती है। यानी टेम्परेचर का फैक्टर अगर मैं इस तरफ लिख दूं कि हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर अगर मैं फैक्टर इस तरफ लिख दूं और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यानी अब की बारी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट अगर बढ़ती है और प्रोडक्ट्स की कम होती है तो इस केस के लिए केसी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कम हो जाएगा। यानी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केसी इंक्रीज होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में फेवरेबल होता है और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी डिक्रीज होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में फेवरेबल होता है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कम होता है, सो केसी विल डिक्रीज। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। Buffer solution shows all of the following salient features except, क्या इसकी डेफिनेट pH होती है? यस, बिल्कुल ये बात ठीक है। It has its pH does not change on dilution, यानी डाइल्यूशन पर इसकी pH में कोई खास चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल बात ठीक है। Its pH change on standing, नहीं, अगर इसको आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दें तो इसकी pH जो है वो चेंज नहीं होती। फॉर स्टैंडिंग इट्स pH डजंट चेंज, तो ये वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है फॉर बफर सॉल्यूशन, सो चार्ली इज करेक्ट। Its pH is slightly changed by adding small amount of acid और base, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आपने बफर की 4 बातें याद रखनी है। इसकी डेफिनेट pH होती है, डाइल्यूशन पर इसकी pH अल्टर नहीं होती, और इसी तरह इसको अगर आप रख दें वैसे ही रख दें बफर सॉल्यूशन को तो भी इसकी pH चेंज नहीं होती। अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें तो वेरी स्लाइट चेंज, यानी ना होने के बराबर चेंज आता है इसके अंदर। तो चार्ली इज जो है, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट।
इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बच्चों आपको एटमाइजेशन के लिए याद रखना है कि 1 मोल गैसियस एटम्स बनने चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। 1 मोल गैसियस एटम। बेटा यहां पे हम देखें तो हमारे पास पहले में सब्सटेंस है, यहाँ पे कंपाउंड मौजूद है और 1 मोल गैसियस एटम का कोई सीन नहीं है। आपको सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। ये एलिमेंट हमने हाफ मोल लिया और यहां से हाइड्रोजन और यहाँ पे +218 किलो जूल पर मोल, यानी ये साथ में एनर्जी रिलीज भी हो रही है। एटमाइजेशन का प्रोसेस हम जानते हैं दिस इज ओनली एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ना हुआ। हाफ मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल एटम, हाँ जी यहाँ पर कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। 1 मोल एटम बनने चाहिए, 1 मोल गैसियस एटम बनने चाहिए। कहां से? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और प्रोसेस कौन सा होगा भाई? ये एंडोथर्मिक होगा। प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। बेटा यहां पर अगर माइनस का साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं यूं लिख सकता हूं +218 किलो जूल पर मोल और ये 1 मोल एटम। सो डेल्टा इज करेक्ट। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। अगर ये यहां पे यूं ये वाला, इसी चीज को आप यूं भी लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन +218 किलो जूल पर मोल। अगर इस तरफ प्रोडक्ट साइड पर नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंडो है। इसका मतलब क्या है? एंडो है। अगर प्रोडक्ट साइड के साथ ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक्सो है। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। All of the following are examples of endothermic reactions except, इनमें से सारी एंडोथर्मिक है सिवाय एक। बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन एंडोथर्मिक है, ठीक है। डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर दो, ये भी एंडोथर्मिक है। इवेपोरेशन इज आल्सो एंडोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर जो है ये एक्सोथर्मिक है। सो डेल्टा इज करेक्ट। Which is incorrect about state function? बेटा स्टेट फंक्शन क्या होती है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये बात ठीक है जी। इट हैज डेफिनिट वैल्यू ऑफ स्टेट, ये भी बात ठीक है। इट हैज डेफिनिट इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट, ये भी बात ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ये बात गलत है। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चार्ली है। स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा एक बड़ा थोड़ा लॉन्ग सा एमसीक्यू है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तक आपको चीजें दे रखी हैं और केसी वैल्यू भी दे रखी है। इस रिएक्शन का पहला पार्ट ये है। इसमें मैं इसको थोड़ा इधर शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करूंगा कि हमारे पास बेटा यहाँ पर एसिड जो है एसिटिक एसिड वो रिएक्ट कर रहा है एथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ और हमारे पास बन रहा है ये एस्टर है। भी थोड़ा सा स्किप हुआ है, इसका बाकी क्वेश्चन इधर लिख दिया गया है और साथ में है जी वाटर। बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है तो हमें यहाँ पर अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से उठाते हैं। तो एसिड की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज 0.33 एंड 3 और अल्कोहल की भी ऑब्वियसली सेम है 0.33 एंड 3। एस्टर के लिए जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज 0.666 और वाटर के लिए भी 0.666।
यहां तक बात हमें दी गई है, बता दी गई है, इसलिए हम इन कंसंट्रेशन इनिशियल्स को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखिएगा, आराम से सुकून से पढ़िएगा, आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। असल में क्वेश्चन हमारे पास क्या है, केसी का एक्सप्रेशन, केसी वैल्यू भी हमें दे रखी है। असल क्वेश्चन यहां से हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट आर द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज व्हेन 1 मोल ऑफ ईच एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड इज एडेड। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, कहा गया है कि अगर हम 1 मोल एसिड और 1 मोल अल्कोहल ऐड कर दें तो नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर केसी की वैल्यू 4 गिवन है तो। देखें, अगर मैं बेटा 1 मोल ऐड करता हूं तो ये हमारे पास से इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास जो यहां पर मोल्स या कंसंट्रेशन दे रखी है, ये इक्विलिब्रियम पहले इस्टेब्लिश हो चुका है। यानी आपने 1 मोल अल्कोहल 1 मोल एसिटिक एसिड लिया था और इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें ये दे रखी हैं। अब हमने इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर आकर 1 मोल एसिड और अल्कोहल और ऐड कर दिया है, तो हमसे पूछा गया है न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होगा। बेटा इसमें हमने 1 मोल ऐड किया तो ये 1 प्लस 0.333, ये हमारे पास न्यू, मैं इसको न्यू इनिशियल बोल रहा हूं, न्यू इनिशियल, ये न्यू इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड की, और इसी तरह से 1 प्लस 0.333 ये आ जाएगी न्यू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पर ये वाला एज इट इज रहा, अभी टाइम जो है वो t0 सेकेंड है, अभी टाइम यहां पर 0 सेकेंड है, तो इसको मैंने उसी तरह से रखा और इसमें ये ऐड हो गया। बेटा ये बन गया 0.333, ये वाला भी 0.333। जब टाइम कुछ सेकंड गुजरेगा बेटा इसने कितना कंज्यूम होना है, अब ये न्यू इनिशियल कंसंट्रेशन में से 1 मोल एसिड चूंकि यूज हो रहा है तो माइनस हमने इसको x कर लिया, इसको भी हमने माइनस x कर लिया, और इसमें x ऐड हो जाएगा, यानी 0.666 प्लस x, सेम वुड बी हियर 0.666 प्लस x। चूंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसलिए हमें वॉल्यूम के फैक्टर को इन्वॉल्व करने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, तो हमें अभी जस्ट फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x और हमारे पास आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो केसी हमें गिवन है, केसी 4 है और हमारे पास एक्सप्रेशन इसका लिख लेते हैं, दिस इज केसी। एक्सप्रेशन लिखिए जी, एस्टर का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन, ये बेटा 0.666 प्लस x है और दोनों तरफ यही है तो इसको मैं स्क्वायर लिख दूं। इस तरह से एसिड और अल्कोहल यहां पर भी दोनों का सेम है, तो 1.333 माइनस x और इसका भी मैं स्क्वायर ही लिख दूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए स्क्वायर लिख दिया गया है, किसी एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं है ये। अच्छा, अब इसको केसी की वैल्यू हमें 4 बता दी गई है, तो ये आ जाएगा जी 0. सॉल्व कर लो इसको बेटा, अगर मैं केसी यहां पर ही लिख दूं 4 तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, सो 0.666 प्लस x अपॉन 1.333 माइनस x। बेटा इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2 into 1.333 माइनस x इक्वल्स टू 0.666 प्लस x। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास जी 2x, ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 2x प्लस 2.666 और इधर 0.666 प्लस x। बेटा 2x को इधर लेके जाओ तो ये 3x हो जाएगा और इसको इस तरफ लेके आए तो ये 2.666 माइनस 0.666, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2 और इधर आपके पास है जी 3x। सो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ x? 2/3। बेटा x की वैल्यू 2/3 क्या होता है जी?
0.666. This is a value of x. अब चेक कर लो इसको बेटा, पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है, 0.666 ही आएगा, पॉइंट लगेगा, जीरो बनेगी, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आएगा 20, तो 3 6 आर 18, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो एसिड का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? एसिड हमारे पास था 1.333 माइनस x 0.666, यहां से आ जाएगा एसिड का, और जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम आना है वही अल्कोहल का आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। इस तरह जो इसके लिए एसिड के लिए आएगा वही आपके पास वाटर के लिए भी आएगा। तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, 0.666 को इधर डायरेक्ट माइनस करते हैं, 13 6 7 आएगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 12 में से 6 निकालो 6, फिर यहाँ पे 12 में से 6 निकालो 6, तो 0.66 आ जाएगा। जबकि अगर हम एस्टर की बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या था 0.666, और इसमें ऐड हो रहा था अगेन 0.666, बेटा ये आ जाएगा 6 2 12 आ जाएगा, 2 1 12 और ये 13 आ गया, फिर 12 और ये एक 13 आ गया, तो ये 1.33। तो इधर हमारे पास एसिड और अल्कोहल का 0.66 और इधर 1.33 आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो बेटा, ये चार्ली ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट रहेगा, सो चार्ली इज करेक्ट। फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन दिया है और मेथनॉल बन रहा है। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो Kp और Kc के दरमियान क्या ताल्लुक होगा? बेटा Kp और Kc का जो ताल्लुक है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की एक्सपोनेंट डेल्टा n। बेटा डेल्टा n यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद आपके पास कितनी है जी? 1 है, जबकि रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद 2 + 1 3 है। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन को खास तौर पर देख लीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद 3 और प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद है हमारे पास 1, तो डेल्टा n आपके पास आ जाएगा जी 1 - 3 - 2। सो Kp आपके पास क्या आ जाएगा जी? Kc इंटू RT की पावर -2, यानी Kp इक्वल्स टू Kc अपॉन RT का स्क्वायर। बेटा Kc कुछ अमाउंट पर डिवाइड हुआ है तब जाकर Kp के इक्वल हुआ है। इसका मतलब है कि जो Kp है दैट इज स्मॉलर देन Kc। आप इसको सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो याद रखना है कि Kp प्रोडक्ट ज्यादा तो Kp ज्यादा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे तो Kp कम होगा, यानी P कम तो इधर भी Kp कम, याद रखने के लिए। और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो Kp वुड बी इक्वल टू Kc। तो इस रिएक्शन में हमारे पास Kp वुड बी लेस देन Kc। चार्ली इज करेक्ट। पोटासियम क्लोरेट जो है कैन बी डिक्रीज्ड इन वाटर बाय। बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है हमने। अगर पोटासियम आयंस को रिमूव कर दो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये इसको सॉल्युबिलिटी बना दें। कहता है कि क्या पोटासियम आयन को हम रिमूव कर दें तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बेटा पोटासियम आयन को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। KCl फ्रॉम आउटसाइड, हाँ अगर KCl आउटसाइड ऐड करते हैं तो ये पोटासियम आयन प्लस क्लोराइड आयन कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पोटासियम आयन कॉमन आयन है तो ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा और इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर जाएगा। तो बीटा ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बेटा बेसिक बफर में आप एक वीक बेस लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं? साल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है जी, एक वीक बेस ढूंढनी है और फिर उसी वीक बेस का बना हुआ साल्ट ढूंढना है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें तो एसिड हम ले रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारे पास एसिड है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज नॉट अ वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और फिर इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl से ट्रीट करवाएं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो बीटा बेसिक बफर की एग्जांपल है। Which of the following metal sulfide has maximum solubility in water? बेटा KSP की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी solubility ज्यादा होगी। solubility is directly proportional to KSP, तो जिसके लिए KSP ज्यादा होगी, solubility प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी solubility ज्यादा होगी। तो चेक कर लें बेटा, यहाँ पे ये -30 है, -54, -20 और 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव जितना स्मॉल होगा उतनी वो बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो चार्ली इज करेक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में having two reactants in equilibrium, if concentration of reactants are half then equilibrium constant will be। बेटा concentration जो है उसका equilibrium constant पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सो concentration आप हाफ कर दो या इंक्रीज कर दो, equilibrium constant will remain same। जैसा कि अगर आपने ये वाला MCQ जो अभी स्टडी किया था हमने, लुक एट दिस MCQ, इसमें आप ये जो कंसंट्रेशन आपके पास न्यू कंसंट्रेशंस आई हैं, अगर इसको इसके केसी एक्सप्रेशन में रख के कैलकुलेट करेंगे तो केसी की वैल्यू अब भी 4 आएगी और केसी की वैल्यू पहले भी 4 आएगी। तो केसी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो कंसंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। हमें आगे जाना है। कंबस्टन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन की हमने कंबस्टन करवाई है और इसकी जो हीट लिबरेट हुई है दैट इज 104.5 किलो जूल हीट इज लिबरेटेड। द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन, बेटा हीट ऑफ कंबस्टन क्या है कि जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस की कंप्लीट कंबस्टन हो, 1 मोल सब्सटेंस is completely burned under standard conditions, is completely burned under standard conditions, under standard conditions 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीट आपने बर्न करना है। 20 ग्राम्स लिया हुआ है तो देखें 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन की जो हीट ऑफ कंबस्टन या हीट लिबरेट हो रही है दैट इज 104.5 किलो जूल। बेटा अगर मैं 1 मोल मीथेन की बात करूं तो 1 मोल मीथेन का जो मोलर मास है वो 16 होता है। ये 20 ग्राम के लिए है तो मुझे 16 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लें 104.5 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा और 16 ग्राम यानी 1 मोल के लिए कैलकुलेट करें तो 104.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 16 हो जाएगा। बेटा सॉल्व कर लें, 4 4s are 16, 4 5s are 20 आ जाएगा आपके पास। ये कितना बन जाएगा 5 2s are 10, 4 आएगा। इस पॉइंट को बेशक आप पहले ही खत्म कर दो। 5 4s are 10, 0 आएगा 45 और इंटू 4। बेटा 4 9s are 36 एंड 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 10 भी है तो पॉइंट लगाएंगे तो 83.6 और हीट ऑफ कंबस्टन ऑलवेज नेगेटिव होती है तो -83.6 किलो जूल पर मोल। तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि 20 ग्राम के लिए आपको हीट लिबरेट जो हुई है वो बताई गई है, तो आपने 16 ग्राम यानी 1 मोल। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की जब हम बात करते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस की कंबस्टन करवाई जाएगी। Which of the following is not a state function? बेटा 2 आपने याद रखने हैं, आप हीट और वर्क जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये दोनों पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है।
तो अगर आप पहला कंसिडर करते हैं Q प्लस डब्ल्यू ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ये दोनों पाथ फंक्शन है हीट और वर्क, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि एक स्टेट फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है ये स्टेट फंक्शन ही है, ये भी स्टेट फंक्शन रहेगा। E प्लस PV ये एंथैल्पी के इक्वल है और ये स्टेट फंक्शन है, ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं। एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन होती है। इस तरह से एंथैल्पी ओवर टेम्परेचर ये भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी बात ठीक है। ये Q और W ये इनका जो डिवीजन है हीट डिवाइडेड बाय वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये पाथ फंक्शन ही रहेगा। तो डेल्टा इज करेक्ट, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी सभी स्टेट फंक्शन है। Which of the following statement is wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? An endothermic reaction must absorb energy before it can take place. During exothermic reaction, heat is evolved. If heat of formation of compound is negative, compound would be more stable than its elements. Definitely, अगर negative है तो compound ज्यादा stable होगा। After exothermic reaction, there is no change in temperature. भाई temperature of रिएक्शन मिक्सचर राइज करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो चेंज तो लाजमी तौर पर है। सो डेल्टा इज करेक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो चूंकि हीट रिलीज होती है तो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर राइज करता है, जो कि इवेंचुअली जो है वो फॉल कर जाता है टू रूम टेम्परेचर। When delta E for the system that does 500 calories of work on the surrounding, when 300 calories of heat are absorbed by the system. बेटा सिंपल जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होगा। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। क्या किया भाई इसमें? सिस्टम दैट डज वर्क यानी वर्क डन बाय द सिस्टम जो है, बाय द सिस्टम क्या लेते हैं आप? बाय द सिस्टम जो है वो वर्क नेगेटिव लेते हैं। तो डेल्टा E वुड बी इक्वल टू Q माइनस W। एनर्जी कितनी प्रोवाइड की गई है? 300 कैलोरीज और वर्क डन कितना है? 500 कैलोरीज। सो माइनस 200 कैलोरी इज द राइट ऑप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप जो इक्वेशन है Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT का पावर डेल्टा n। तो यहाँ पर फाइंड कर लें Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT डेल्टा n। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑलवेज इन एक्विलिब्रियम, नहीं हर वक्त एक्विलिब्रियम में नहीं होते, एक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। रीच टू एक्विलिब्रियम आफ्टर एक्वीमोलर पॉइंट, एक्वीमोलर पॉइंट जो है ये कोई स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया नहीं है। मूव फ्रॉम एक्विलिब्रियम, नहीं एक्विलिब्रियम से मूव नहीं करेंगे बल्कि टुवर्ड्स एक्विलिब्रियम जाएंगे। मूव फ्रॉम नॉन एक्विलिब्रियम टू एक्विलिब्रियम स्टेट, डेल्टा इज करेक्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85 है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 और इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज -92.6 किलो जॉल। ये 2 मोल के लिए एंथैल्पी लिखी गई है, 1 मोल यानी किलो जॉल पर मोल लिखेंगे तो फिर 46 आ जाएगी। तो बेटा इसमें क्या होगा? मोर रिएक्टेंट्स विल फॉर्म। आप ये बात समझ लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। कह रहा है कूल करना है हमने, यानी इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज करना है, तो मोर रिएक्टेंट्स विल फॉर्म। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो किधर जाएगा? ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो पहले वाली बात गलत हो गई। मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड पर है, गलत हो गई। मोर नाइट्रोजन, ये भी रिएक्टेंट साइड पर है। मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इंक्रीज हाउ वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया में आपने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना होता है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करें तो
आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख सकते हैं। इस तरह एडिंग कैटलिस्ट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। आयरन कैटलिस्ट प्लस ऑक्साइड कुछ हम यूज करते थे, जैसा कि एल्यूमिना है या जिंक ऑक्साइड वगैरह साथ हम इस्तेमाल करते थे एज अ प्रोमोटर। तो टेम्परेचर के हवाले से बात हो रही है, अगर टेम्परेचर एक्सोथर्मिक के लिए कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। सो डेल्टा इज करेक्ट। Which of the following values of heat of formation indicates that product is least stable? प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल कब होगा बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स थे वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे और हमें रिएक्टेंट्स को एनर्जी देकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, यानी प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट्स से ज्यादा होगी। एनर्जी अगर एब्सॉर्ब हुई है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है देन रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि एनर्जी ज्यादा तो प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल होंगे। अब यहाँ पर देखिए हीट फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। भाई प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल कब होंगे? प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल कब होंगे? जब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमें इनमें से सिर्फ ये चूज करना है कि किस फॉर्म में एनर्जी ज्यादा दी गई है। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है? ये देखें डेल्टा ऑप्शन के अंदर हमें मिल रहा है प्लस 389 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी देना पड़ी है। इतनी एनर्जी दी है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज होने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत कम है तो वो मोर स्टेबल होंगे। यहाँ पर 78 किलो जूल एनर्जी देना पड़ रही है, यहाँ पर 90 रिलीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर देना पड़ रही है? डेल्टा ऑप्शन 389। जितनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ रही है उतनी प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा, जितनी प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड फॉर द यूनिवर्स। बच्चों यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है। टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो बढ़ेगा, आवारापन बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम हो जा रही है, 10 टुवर्ड्स अ मैक्सिमम। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर 2 मोल्स ऑफ एसीटिक एसिड। बेटा ये वीक एसिड है एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे या आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को मिलाएंगे या आप वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो इन सब केसेस में जो एंथैल्पी है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लेस देन 57.4 रहती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होती है। अगर 1 मोल वाटर बन रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो दैट इज 57.4 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैक्सिमम वैल्यू जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है फॉर 1 मोल दैट इज 57.4 किलो जूल पर मोल। और ये हमेशा न्यूट्रलाइजेशन का याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक होता है इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। सो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड दोनों एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है तो लेस देन 57.4 किलो जूल पर मोल होगी। बेटा अगर एक भी वीक है तो इसका मतलब है कि उसकी 100% आयोनाइजेशन नहीं होगी और 100% आयोनाइजेशन नहीं होगी तो वो कंप्लीट 1 मोल वाटर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और 1 मोल वाटर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा तो 57.4 किलो जूल एनर्जी रिलीज नहीं होगी। Enthalpy of combustion of food, fuel and other compounds can be measured by bomb calorimeter. A type of enthalpy which is always positive, always positive रहने वाली कौन सी है बेटा? एटॉमाइजेशन जो है ये always positive है। जैसा कि मैं हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन
गैस को एटोमाइज कर रहा हूँ, 1 मोल हाइड्रोजन गैसियस एटम्स बन रहे हैं। ये याद रखना कि 1 मोल बनना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं है। 1 मोल गैसियस एटम बनने चाहिए फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बेटा जो फॉर्मेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये यूजुअली नेगेटिव होती है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। सो बीटा इज करेक्ट। बेटा आपको एक रिएक्शन दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसकी हमने कंबस्टन करवाई है कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू X है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से भी बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी डेल्टा H की वैल्यू Y है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये जो सेकंड रिएक्शन है, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पर पड़ी है, इसको उल्टा दें तो सेकंड रिएक्शन आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी जो एंथैल्पी है, क्योंकि हमने रिएक्शन को उल्टाया है, जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी का साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। बेटा पहले और इस रिएक्शन को और इस नए रिएक्शन को ऐड कर दें, इसको मैं 2 कर देता हूं, तो 2 को कन्वर्ट कर दिया हमने 3 में, इसको मैं 2 प्राइम कह देता हूं। इन दोनों को ऐड कर दें बेटा, तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एंथैल्पी X है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी एंथैल्पी -5 है। दोनों को ऐड कर दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो हाफ मोल है यहाँ से कटेगा तो हाफ मोल ऑक्सीजन बच जाएगी। सो हाफ मोल ऑक्सीजन कार्बन एंड 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। इन रिएक्शन को ऐड किया, एंथैल्पी को ऐड कर दो तो X - 5 इज द राइट ऑप्शन। To predict whether a reaction will occur spontaneously or not, it is necessary study बेटा फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी हमें बताती है अगर डेल्टा G की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी अगर इसको मैं कहूँ कि डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो सिस्टम होगा या रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। सो फ्री एनर्जी चेंज को हमें स्टडी करना होता है। When a pressure of 500 Newton per meter square is applied, then the volume change this to this होगा। वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन क्या है जी? प्रेशर वॉल्यूम वर्क P डेल्टा V। प्रेशर कितना अप्लाई किया गया? 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी बेटा आपके पास 0.03 माइनस 0.05, तो ये बनेगा चेंज इन वॉल्यूम 0.02 क्यूबिक मीटर। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 10 बनेगा, और न्यूटन ये मीटर इनवर्स क्या है और ये क्यूबिक मीटर है, तो न्यूटन मीटर जिसको हम बोलते हैं जाउल। सो 10 जाउल, और ये नेगेटिव के साइन के साथ आएगा -10 जाउल, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है यहां पर वर्क डन
Which of the following is endothermic process? बेटा कौन सा इसमें एंडोथर्मिक है? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन बेटा स्टीम की कंडेंसेशन का मतलब है कि स्टीम कन्वर्ट हो रही है किसमें जी? लिक्विड स्टेट में जा रही है तो एनर्जी रिलीज करके जाएगी, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक करना है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये याद रखना है। और हेबस प्रोसेस ये आप जानते हैं एक्सोथर्मिक ही है। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी लिक्विड स्टेट को सॉलिड में लेके जा रहे हैं तो अगेन लिक्विड की एनर्जी ज्यादा और सॉलिड की एनर्जी कम होती है तो ये भी एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी तो एक्सो होगा। सो बीटा इज करेक्ट। Heat liberated in the following reaction is, बेटा ये हाइड्रोजन आइंस जब हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर 1 मोल वाटर बनाते हैं तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इसकी वैल्यू कितनी है जी? 57.4 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने ऑक्सीडेशन की है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है। तो कह रहा है ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताइए यहां से कौन सी बात ठीक होगी या कौन सी बात गलत होगी। तो रिएक्शन मस्ट नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड में चला जाएगा। रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर, क्या रूम टेम्परेचर पर इसको कैरी आउट करना चाहिए? देखना पड़ेगा बाकी ऑप्शंस को, उनमें से फिर आगे चलते हैं। रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर, बेटा रूम टेम्परेचर से बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सोथर्मिक जितने भी रिएक्शन है अगर हमें प्रोडक्ट की ज्यादा यील्ड चाहिए तो हम रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे एट लो टेम्परेचर। यूनिट ऑफ एनर्जी जॉल, किलो जॉल और कैलोरीज ये सभी एनर्जी के यूनिट हैं, सो डेल्टा इज करेक्ट। The equation of first law of thermodynamics आपको दे रखी है Q is equal to delta E plus W will reduce at a constant volume। बेटा जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो Q is equal to delta E plus W, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डेल्टा E इक्वल टू Q। बेटा जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा V जो है ये जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, तो Q V इज इक्वल टू डेल्टा E यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E इक्वल होगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। Higher density of water than ice ensures that when pressure is applied to equilibrium system, ice और water में क्या होगा? बेटा अगर हम बात करते हैं ice and water, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, अगर हम डेंसिटी की बात करें और इससे हमें वॉल्यूम का फैक्टर मिलेगा, हमें चूंकि यहाँ पर ली शैटलियर प्रिंसिपल लगाना है तो जो वॉल्यूम ऑफ आइस है, चूंकि आइस की डेंसिटी कम है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और वाटर की चूंकि डेंसिटी रिलेटिव टू आइस ज्यादा होगी तो इसका वॉल्यूम कम होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अगर हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं आइस पर, वैसे सिंपली भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर आप आइस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर बनेगा। और अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी देखते हैं तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन मिक्सचर की अगर फॉर्म देखें दोनों का वॉल्यूम जो है उसमें चेंज आएगा। लेकिन वाटर का चूंकि वाटर साइड पर यानी प्रोडक्ट साइड पर वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी कम है तो इधर ज्यादा चेंज होगा, तो इस वॉल्यूम को अटेन करने के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो मोर वाटर इज फॉर्म्ड।